तो सर जो आप बता रहे थे ब्रह्म राक्षस के बारे में, उसका एक किस्सा है, तो पहले तो ये बताओ ब्रह्म राक्षस होता क्या है? सर देखो, वैसे तो मैंने जितना पढ़ा और सुना उतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे एलिजिबल पर्सन नहीं हूँ जो इन एंटिटीज़ के बारे में इतना बता पाए। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली बहुत स्कॉलर पंडित्स होते हैं, और मतलब इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है, सारे मंत्र श्लोक्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से कंठस्थ होते हैं, और अलग अलग जगह पे डिस्क्राइब्ड इनके बारे में अलग अलग। तो कई लोग कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करते हैं, अगर किसी ब्राह्मण की मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह कोई स्कॉलर पंडित है, अगर उनकी डेथ हो गई और कोई उनके मन में कुछ रह गया है, कोई इच्छा रह गई है, तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अनटाइमली डेथ, जिसको अनटाइमली डेथ होती है, और मतलब स्कॉलर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं, मतलब वो हाई लेवल स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने सारे वेद पुराण सब सारा ज्ञान होता है उनको बढ़िया, और वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और ये इतने फियर्स होते हैं ना कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत, मतलब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती, मतलब जो भी, हाँ, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वैसे वो बहुत शांत होते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते, वो जहाँ है वहाँ, मैं आपको बता दूँ, ऐसा लिखा गया है, मतलब अलग अलग जगह मैंने पढ़ा है कि वो जनरली पीपल के पेड़ में रहते हैं। और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है। तो इसको पहचानने का भी तरीका होता है, मतलब बेसिकली अगर एक पेड़ नीचे से तने से हरा भरा है और ऊपर से सूख रहा है, तो दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है। नाम भी नहीं, अगर वो पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा है तो कहते हैं कि उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। अगर वो नॉर्मल है, ऊपर नीचे दोनों से हरा भरा है, दोनों से सूखा हुआ है, तो एक नॉर्मल पेड़ है। लेकिन अगर वो नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस का निवास हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी किसी ने बहुत टाइम पहले, और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से, और उस प्रोसेस में एक आदमी की जान भी चली गई थी। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आने वाली है। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से सर मज़ेदार। तो ये एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके पास में एक गांव है। उस गांव का नाम है, गांव में एक छोटा पार्ट है, उसका नाम है उपाध्याय का टोला। तो उपाध्याय का टोला नाम से तो लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक गांव था। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत जी। तो रमाकांत जी जो थे, उनके 2 बेटे थे। तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, छोटा सा गाँव था। तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया। तो आर्मी में गया, उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे, तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा। तो उनका डिस्कशन हुआ कि यार चलो करते हैं, हम बहुत दिनों से छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग, झोपड़ी टाइप कच्चा घर था, तो अपन लोग गांव में एक मकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पर, अच्छा मेरे पास फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आप वो भी दिखा सकते हैं, मतलब अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ। तो एक घर था, वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था, तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज रहा करते होंगे, उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था। तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर, वो उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की, तो उनकी डील हो गई। तो बोले अब ये घर अपन ले लेंगे। तो बेटे से बोला, पेमेंट वेमेंट हुआ, और अच्छा उन्होंने क्या, किसी से पूछा ज़्यादा नहीं उस घर के बारे में। घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से, तो गांव वाले को भी ऐसा कुछ कोई आइडिया नहीं था कि हाँ खाली पड़ा है, कोई रहता तो है नहीं। तो उन्होंने ले लिया घर। अब उस घर में क्या था, घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहाँ पे दिखता था। तो घर लिया, सभी को बुलाया, गांव में सभी लोग आते हैं, तो सभी के सभी पंडित। अब वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। तो बीच में घर में हवन लगा, और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे, और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए। अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आंख बंद करके श्लोक बोलते हैं, तो सभी वहाँ पे पंडित थे, सभी अपनी आंख में मस्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है, तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आंख बंद करके झूमना शुरू करता है। तो जितने ब्राह्मण लोग सब आंख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे। अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी, बहुत मीठी आवाज़, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि देवी आवाज़ होती है ना, कि जो सब झूम जाए आदमी। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनाउंसिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है। तो जो पंडित जी थे वो खुद बोलते बोलते रुक गए, उन्होंने चारों तरफ देखा, बोल कौन रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। तो चारों तरफ देखे, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा, तो उन्होंने फिर अपनी आंख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया। तो इस तरह से वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुई। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वापस रहने आ गए। तो जो लड़का था आर्मी वाला, वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पे। इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ। अब ये 3 लोग उस घर के अंदर रहते थे। तो ये रहने लगे, ऐसा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर
ये लोग लहसुन प्याज खाते थे जनरली, कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो लहसुन प्याज छील के बैठी हुई थी। उसने चूल्हा जलाया और वो चूल्हा जलाया माचिस से, चूल्हा जले ही नहीं। उसने फिर चूल्हा जलाया, फिर नहीं जला, तो परेशान हो गई वो। मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की, नहीं जला। तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलते। उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था, वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं, बट उसने बोला कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो पीछे घूम के देखा उसने, कौन बोला, तो कोई नहीं था वहाँ पे। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। अब उसको जब दूसरी बार आवाज़ आई ना तो उसको कुछ समझ में आया, तो उठी और भाग गई घर से बाहर और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो बोलते कि मैं घर पे खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ आई। तो उसने तो पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर। फिर वो अंदर गए, सब ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ। उनको, उनकी वाइफ को हुआ, वो घबराई हुई रहती थी। पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसुन और प्याज छोड़ दिया। उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए और अपने पति को बोल दिया घर में लहसुन प्याज नहीं आएंगे। ठीक है। फिर इनका जो लड़का था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल का होगा। तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे, तो इनको रमाकांत जी उसने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है, वो चौबारा वगैरह कुछ बोलते हैं उसको। तो गए वहाँ पर, देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत। अब उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वो शराब पी के लेटा हुआ। और रमाकांत जी का गुस्सा हो गया, उन्होंने उसको उठाया, हरामजादे, पूरे खानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगा, तो शराब पी के बैठा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे करे शराब पी ली। अब उसको नशे में पड़ा हुआ था, रमाकांत जी उसे क्या बोले, गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था। तो उसको उठा के घर पे ले आए। अब घर पे लाके उसको लिटा दिया। जैसे वो घर पे आया, लेटा सो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया, उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया। अब रात को करीबन 3:45 या 3-3:30 बजे के आसपास, तो उनकी जो मदर थी, वो उनकी वाइफ रमाकांत जी की, वो उठी टॉयलेट करने के लिए। तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली, उसमें खिड़की में पहुंची, तो पहुंचते उनकी बहुत तेज चीख निकली। उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था और उसकी जो टहनियाँ होती है ना, उसी से उसका गला घुट कर वो लटका, उसकी लाश लटकी हुई थी। वो तो देखते बेहोश, उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए, रमाकांत जी ने आके देखा, वो भी बहुत तेज चिल्ला है और रोना पीटना मच गया। आसपास के घर वाले आए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है। और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है। भाई साहब, अच्छा इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट में मिस कर गया हूँ। ये पूजा वूजा हो गई ना, उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था, ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको। तो वहाँ पर ये रमाकांत जी, इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे, उनके साथ गए थे। तो दोनों वहाँ गए, तो वहाँ पर उनको एक साधु मिले। वो साधु को उन्होंने पहले कभी गाँव में नहीं देखा था। तो ऐसे जैसे पंडित थे, तो देखा, साधु के पैर वैर छुए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज गुस्से में आके बोलते हैं, उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना, तो अपने घर के बड़ों से बात ज़रूर करनी चाहिए। और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर से बात करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए। तब रमाकांत जी ने मकान तो खरीदा था, पर उनको कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है, अब तो तुम्हारा भला बजरंगबली कर सकते हैं। इतना बोल दिया, उसके बाद चुप हो गया। और रमाकांत सोचा नया नया मकान लिया है, ज़्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई, तो वो चुपचाप अपना उठ के आ गया। उसको बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे, तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि वो जो उपाध्याय जी थे उनके सामने बात बोली गई थी। तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण तो दिखे कि क्यों वो लटका है वहाँ पे जाके। तो वो उनको याद आए वही महाराज, वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए। तो वहाँ पे जाके देखा तो वो महाराज वहीं बैठे हुए थे। तो जाते उनके पैरों में पड़ गए, रोने लग गए, महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगा बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको जब गुस्सा आता है ना, तो वो अपने जो भी शिकार है उसका, जिसके ऊपर गुस्सा आया है, उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया, इसलिए वो गया। तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस ब्रह्म राक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी। जाओ बजरंगबली का आह्वान करो, अब वही तुमको बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। तो
तो उन्होंने बोला महाराज मैं क्या करूं? बोला अनुष्ठान करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ, उसे मुक्ति मिल गई, तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा, वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता। सर इसकी वैसे पावर, सॉरी मैं काट रहा हूँ बीच में स्टोरी, कि अगर इसकी पावर के बारे में बात करें ब्रह्म राक्षस की, तो आप बता सकते हो थोड़ा क्या कितना पावरफुल होता है ये? बहुत एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं, एक्सट्रीम पावरफुल। मतलब अगर आप, जैसा बताया गया है कि 8 से 9 फीट के आसपास की हाइट हो जाती है विजुअल जब आते हैं तो, और इसमें स्टोरी में भी डिस्क्राइब किया गया उनको। और ऐसे कहते हैं कि 2 ऐसे सींग से निकले हुए होते हैं जो राक्षस को दिखाते हैं, जनेऊ हमेशा होती है पहनी हुई, और बाकी तो पंडित का फेस होता है पूरा, टीका जरूर लगा हुआ होता है सिर के ऊपर। तो जो ब्राह्मण और राक्षस का मिक्सचर वो होते हैं पूरा। अब बोलने को आप इनको लेजेंड भी बोल सकते हो, बट जिनके साथ एक्सपीरियंस है वही वाली बात है अपनी। तो ये नॉर्मल पूजा से नहीं जाते? नहीं जैसे नहीं, पूजा नहीं ये करवा दी जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का, मतलब 0 लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की। तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं, तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, दिक्कत है। तो मंत्र वंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पे? इनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए, जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लेडर में देवताओं थोड़ा सा नीचे हैं बस। अच्छा अच्छा। तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, तो उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेडिटेशन लेवल, जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं, वो बहुत हाई होता है। तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता है। और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो कुछ भी आप, हाँ, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, आप हनुमान चालीसा बोले, वो आपके साथ साथ बोलेंगे। मतलब वो डरेंगे नहीं उससे? नहीं नहीं नहीं, आप हनुमान चालीसा बोलो, वो आपसे ज्यादा स्पष्ट और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलेंगे। आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो, वो आपके साथ साथ बोलेंगे, अगर वो वहां होंगे तो। बाप रे, तो सर उनसे बचा कैसे जाए? मतलब अगर उनके खुश रख करके रखो उनके मतलब- हिसाब से चलो तो वो आपको तंग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि वो चलते फिरते आदमी को पकड़ लेते हो, ही इज नॉट विजिबल टू एनीवन, वो जहां है वो रह रहा है, और वो आते जाते किसी को परेशान, छोटी मोटी आप गलती हो तो कुछ भी नहीं है, पर उसके एरिया में आके आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, मतलब जिससे वो नाराज हो जाए, देन मतलब जैसे कहते हैं पेड़ पे सुसु कर दिया या ऐसा कुछ गलती कर दी किसी हाँ, ने? मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे पीपल के पेड़ है, ऐसा पेड़ है, और वो देखो सीधी सी बात है, आपके घर के बाहर कोई टॉयलेट करके जाएगा, आप क्या करोगे उसका? हाँ, इस केस में ये दारू पी कर आ गया था बच्चा, और प्लस लहसुन प्याज भी घर में था। हाँ, वो उनका नियम था ना, वो जब वो जिंदा थे, जब भी इस दुनिया में थे, उनका नियम था कि मेरे घर में शराब, मांस, लहसुन प्याज नहीं आ सकता है। पहले आपने एक गलती करी, आप लहसुन प्याज बना रहे हो। पहली बात तो आपने ये पता ही नहीं किया कि इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है, क्यों? हाँ। चलो आप आए, आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि भाई लहसुन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर, फिर आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या बोलेगा अगला? फिर आपका बेटा दारू पी के आ गया, हाँ। तो वो उनके लिए तो उनके नियम टूट गए ना, तो आ गया गुस्सा। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई। रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने, और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो अब रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पे आए, तो उपाध्याय जी ने रमाकांत जी से बोला, रमाकांत जी आप तो एक काम करो, बैठो, अनुष्ठान करते हैं। और अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है, आपने एक बार शुरू कर दिया ना, पता नहीं कब आएगा कब होगा कब, बस करते जाना है। तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया, उन्होंने शुरू किया साथ में, रमाकांत जी ने, उपाध्याय जी ने अनुष्ठान करना। तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है, एक हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, अंजनेय स्तोत्रम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है संस्कृत के अंदर, तो एक एक करके सबको पढ़ते थे। तो बैठे पूरा प्रॉपर, उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके, और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। पहले दिन दोनों ने बैठ के किया। अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किया, श्लोक
उधर से भी आना शुरू हो गया और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से, मतलब जो खिड़की थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तब तो पता ही था सबको, तो वहाँ पे श्लोक चल रहा है। वो घबरा गए शुरू करते ही। आप सोचो, आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है और आपने शुरू किया और वही आवाज़ आपके साथ भी आने लग गई। तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत। तो जैसे वो आवाज़ आई, दोनों घबराए दोस्त। फिर इधर उपाध्याय जी बोले, रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान जी साथ में, आप तो करो, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना वो पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद शाम हुई तो वो उपाध्याय जी बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोज़ाना आपको करना है। वो भी कब तक बैठ पाएंगे, रोज़ तो नहीं बैठ सकते, उनके भी काम धंधे वगैरह सब कुछ है। तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है, कभी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो अब उधर रमाकांत जी ने नियम बांध दिया, वो रोज़ सुबह उठते और घर के अंदर रोज़ाना श्लोक चालू और उधर से आवाज़ चालू, दोनों सेम काम साथ साथ चलते थे। 107 दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया। अब इमेजिन करें, 107 दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी, ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके। 107 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 108वें दिन वो पूजा कर रहे थे और पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है ना। पीछे कोई खड़ा तो आपको सेंसेस तो हो ही जाते हैं। तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा हो। जैसे उन्होंने पीछे घूम के देखे तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, मतलब वही ब्रह्म राक्षस के साथ साक्षात था। तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, मतलब, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया और जितना कुछ बोला, रमाकांत जी बेहोश। अरे तेरी, आप देख लो ना, अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने भी बेहोश हो सकते हैं, फ्यूज उड़ जाता है सारा। फिर उठे, वो उठ के वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो उसकी बीवी आई थी कि आप बेहोश क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सामने दिखाई दिए। तो उनको समझ में नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए। तो फिर वो वापस से अब किससे पूछें, तो उनको तो एक आदमी नजर आए, वो साधु। तो वहाँ गए मंदिर पे, देखा तो साधु है ही नहीं वहाँ पे। सब जगह ढूंढ लिया, साधु महाराज नहीं मिले। अब वो अकेले फंस गए, करूँ तो क्या करूँ। फिर वो वापस अपने घर पे आए। अब उनका अनुष्ठान भी टूट गया, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। तो वो सोए आके। तो जैसे उनको नींद आई ना, एकदम से उनकी आँख खुली और आँख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहाँ चले जाएं। उनको ऐसा फील हुआ अपने आप से, कोई आप बोले एनलाइटनमेंट हुआ या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया। उठे और वहाँ जाके और पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए। फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ। तो वो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से, हवन वगैरह सब, और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने। और जैसे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, उनकी नज़र पड़ी पर पीपल की डाल पर। तो वहाँ पर वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था पीपल की डाल के ऊपर, वो इनको घूरे जा रहा। अब इनकी हालत ख़राब, इनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है, क्या करेगा ये मेरा। पर इनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कि नहीं, अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा। और उन्होंने वहाँ पर बैठकर सारा अनुष्ठान करना शुरू किया। और इधर ये करे और उधर से वहाँ से आवाज़ चालू। और अब आवाज़ जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले को सुनाई आ रही है। अच्छा। दिख रहा किसी को नहीं, दिख रहा एक ही इंसान को है, लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा चल रही है साथ साथ में। फिर बहुत देर तक वो करते हैं। फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी से चलती दिखाती आई और एकदम से वो रोशनी आके ऐसे फैल गई। रमाकांत जी बेहोश, उसके बाद सब कुछ शांत। वो दोबारा उठे, उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मतलब जो एनवायरनमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए। करीबन सुबह 4-5 बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका। फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने डिस्कस किया आपस में, वापस से वहाँ गए मंदिर। तो वहाँ मंदिर पे वही साधु बैठे हुए। तो जाके उनको प्रणाम ना किया और बोला कि महाराज ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी, आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस घर के अंदर रह सकते हो। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वो जो था वो जा चुका है और बस आप रहो आराम से। तो उन्होंने कहा कि सब क्या रहूँ, मेरा तो बेटा चला गया। हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था? तो उसने बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं, हमारे इच्छा की बात नहीं। उसने गलती की, उसने सजा दी, आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है। अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो। तो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बेच दिया उन्होंने वो घर। आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सर आपको ये स्टोरी किसने भेजी थी, मतलब किसने शेयर करी? किसी क्लोज नहीं उनके? नहीं। अच्छा, क्लोज ने तो नहीं, पर उन्होंने प्रूफ्स भेजे हैं, वो जगह भेजी है। और जिन्होंने भेजी है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अरे बाप रे।
ऐसी और स्टोरीज हैं ब्रह्म राक्षस पे, तो मतलब मैं थोड़े दिन पहले भी मैंने एक पढ़ा था, पर उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थोड़ा अलग वो है मैडम। उसमें क्या था कि बच्चा था, गांव से आया था और घर वालों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो, तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत पिछले गांव में रहते थे, तो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा, जा रहा हूँ मैं। तो जाके ऐसे बैठ गया, एक ख़राब सा घर था, कई सालों से बंद पड़ा था, तो बैठा हुआ था, बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको। तो वो भी वही ब्राह्मण था, वो बच्चा भी ऐसे बैठा था, तो दो लोग जा रहे थे, दो ऐसे वो भी ब्राह्मण थे, जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना, जो शास्त्रीय टाइप वैसे। तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो। तो उन्होंने बोला कि आश्रम जा क्या करेगा, इसमें चला जा, यहाँ अंदर जा और तेरे को यहाँ गुरुजी मिलेंगे, तेरे को सब कुछ सिखा देंगे। तो अनभिज्ञ बालक चला गया अंदर। जैसे वो अंदर गया, दोनों बोलते हैं अब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है। तो उसमें फिर वो जाता है अंदर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 3-4 फ्लोर्स होते। तो जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है, वो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है, बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। वो बैठा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, उसको कोई दिखता ही नहीं है। और उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं, लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ़ है। तो शाम के टाइम जब होती है, सूरज ढलता है, तब जाके उसे सामने एक गुरुजी दिखाई देते हैं, मतलब अंदर कमरे के अंदर। वो ऐसे ढूंढता है, वापस से उठ के देखो तो यार कोई है भी नहीं, मैं फालतू रात हो रही है, निकलो फिर यहाँ से वरना। तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने उस बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज, मतलब तुझे डर नहीं लगता? तो बोलता डर किस बात का, आप गुरुजी हो, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तू खाना वाना खा ले। तो उसने बोला खाना कहाँ है? बोले तू बाहर जा, खाना खा ले। तो वो बाहर गया, तो उसके लिए खाना रखा हुआ था, तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया। तो खैर इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत छोटे। तो ऐसे वो अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा, तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता अब तेरा क्या है। उसने बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊँगा आपसे। बोला देख ले, तो दृढ़ निश्चय कर ले, एक बार अगर तू यहाँ रुक गया, तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है, तो अगले 12 साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने बोला जो हो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना है करो, मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ, सीख के ही जाऊँगा। तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भोला है, तड़पाया हुआ है लोगों का। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। 12 साल तक उन्होंने सिखाया उसको, मतलब 12 साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया। फिर जब लास्ट दिन था, तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा, तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना, और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो लास्ट मोमेंट था। तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे? तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है, मुझे अपने एक शिष्य को देना था। तू मेरे पास आया, तेरा निश्चय दृढ़ था, तेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो ये मेरा आखिरी दिन है, और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना। और इतना कह के बाबा जी गायब। ये भी सच्ची कहानी है? अब ये मैंने पढ़ी थी, इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता। मतलब किसी ने भेजी थी या? नहीं, ये मैंने कहीं बहुत पुरान टाइप से ढूंढ के वहाँ से ऐसे रिसर्च कर रहा था दिन बैठ के। पर उस बच्चे को वो नॉर्मल गुरुजी के रूप में ही दिखे, ऐसे नहीं दिखे? नहीं, सीइंग वीइंग जैसे हाँ, वो डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे पहले। वो हर किसी के, वही ना कह रहा हूँ मैं, किसके सामने कैसे अपेयर होना है वो उनकी मर्जी, और वो कैसा एनलाइटमेंट है। तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे, आई डोंट नो। ये ब्रह्म राक्षस का गुड साइड है। हाँ, ये गुड साइड भी है। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा था, इसकी मैं ऑथेंटिसिटी भी कुछ नहीं बोल सकता। वैसे सर कोई अगर आ जाए, कोई दिख जाए ऐसे सीइंग वाले रूप में, तो ऐसी की तैसी निकल जाए अगले आदमी। मेरे साथ वो बोलते हैं ना बेहोश, इसीलिए हो जाता है। आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है। करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे। दिवाली का टाइम था, तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पिवा के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया, तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है।
तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी कर ली, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा, तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा। बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा, तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ, आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले, तो ठीक है। वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया, बाइक चलना शुरू है। बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ क्यों नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने सड़क है ना, वैसे बेंड हो रही है, ये उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों को, पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज चल ही नहीं रही बाइक, तो बोलते उसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा, अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला, तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था वो था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे, तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या, बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है, तो बोलता वो कौन, अरे वो अपना दोस्त जो आया था, तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते उसको हो गई, उसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं, घर जाते आके सो जाता है चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के, तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा, और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसा अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है, तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा सामने, तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, तुम कौन हो तुम, वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता, और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे पास घर लगे पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के, यहाँ उल्टा था। वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित ने चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश करूँ, कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो, तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल। ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया, उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हो। तो इस तरह से धीरे उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में, फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, आप 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चिल्ला, सारे घर वाले आए, क्या हो गया, देखो तो टॉयलेट क्या हो, ये क्या है।
बोलता ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आया। बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किसी रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझाया कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता था। मैंने सब हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो। क्या कर सकते हैं वो, तो उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए, तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई। वो फांसी लगा के लटका हुआ है, और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के, नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से, कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी थी कोई। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ, कोई मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब मैं नाम से तो नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था। तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाया ऑन द स्पॉट, उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कह यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में किसी डेथ हो गई तो आप दिन भर यही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी यही सोचते यार काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका, क्या हुआ जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के संभाल लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी वो उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। उन्होंने बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या, हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले। उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है, उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए।
तो बोलती मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। तुमको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो आप, हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनके सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप उन्हें पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, चिंता में बैठे हुए। तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो। बोलते हाँ बचपन से ही, मतलब शुरू से ही एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे। तो जनरली क्या अपन भी कई लोग घर वालों के उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ है ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, आज 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे। 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए। अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जा लो, आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्मा नहीं रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर के बाउंड्री बनाई उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकती, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो इनको मना किया था। तो 1-2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई हो गई, वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरी, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और ऐसे पूरा घर से चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए। तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। अब जैसे पत्ती जली, वो आ गई है वापस अंदर घर में। उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात पर विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा, उन्होंने बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कि घर का मुखिया कौन, मैं, तुम हो कौन बे, अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है।
पूरी फैमिली साथ। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से, इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ, लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरफ है। कई सारे है ना। अब जैसे कि भाई मेरे साथ पहली बार जो सीन हुआ था आपका अम्बाला होटल में, उससे पहले हॉन्टेड ब्लॉगर के उस पर जाते थे, देखते थे सारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, आ जाते थे। जब कुछ महसूस हुआ तो उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करा प्रॉपर। ये सब चीज़ें होने के बाद ना, मैंने 1-1.5 साल पहले ही मेरे साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो जो उसके बाद मैंने ना भाई शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण पूरी पढ़ी। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मिली लाइफ में। तब ये समझ में आया कि आप कितना भी नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओ, लेकिन इनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जो है ना, इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपके मन में एक ऐसी महाशक्ति होनी चाहिए, ऑरा, जिसको हम आजकल नाम दे देते हैं ऑरे का। आजकल के बच्चे हैं जो ये, मम्मी एक बार जला देना, सुसु करने जाना है। और आपका आपके ऑरे पे सार एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना, अगर उससे स्ट्रांग कुछ चीज नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई ये सब चीज पढ़नी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि आती है भाई, शक्ति आती है इन चीजों। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आज तक मैं बहुत ज्यादा नास्तिक था। मैं हमेशा ना हर चीज बंदों से क्वेश्चन करा करता था कि क्या है राम, क्या क्या दिया है वह। कोई इंडिया को गरीबी से निकाला हो, भाई खुद की लुगाई कोई लेके चला गया था, वो अपने आप तो छुड़ाएंगे। लेकिन रामचरित्र जब मानस पढ़ी ना भाई, अलग चीज है। तब समझ में आता है कि राम, देखो गरीबी अमीरी धर्म जात जो भी है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। राम जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं ना, वो है उनके किरदार को इंप्लीमेंट करना। अगर आपने वो कर ली तो शायद आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत पड़े ही ना। सही बात है भाई। हम तो कहीं से कहीं तक लागे तागे भी नहीं है उनके। भाई ये तो बहुत ही क्रेजी कहानी हो गई आपकी। इसके अलावा और कुछ हुआ है, आपने कुछ देखा या फिर और कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बहुत ही ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है ना, 10-15 दिन 20 दिन पहले की है। अरे भाई, तो ये अभी मेरे साथ हुआ है। लेकिन है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे काफ़ी सारी स्टोरीज भेजते हैं अपनी अपनी, कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मैं तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया। अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक, जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है जो काफी रातों को मतलब बाहर चल कर निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अब ये हो रहा है, कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की वो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना पहले, उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों को, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में, अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ। और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। भाई अच्छा, फिर आगे फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना, ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए।
वो अलग बिहेव कर रही है, उसको उसका उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को, और वो लड़की अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है, और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है, और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं, ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई, फिर कहती, और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले, जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है, तो वहाँ से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहाँ पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है, और ये अपनी मम्मी को गालियाँ दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है, वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहाँ से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो? भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज, जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा, जिनका बच्चा होता है खबीज। ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7 खबीज थे। अरे बाप पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो ज़रूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने ना मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियाँ दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे, ले जाएगा, ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा। और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड मैं लग एक रही बार थी? वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। अच्छा। हाँ। आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं थी आवाज। अच्छा। लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो लगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना, तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? क्या?
ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहाँ से तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक जहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? तेरी भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी बात करी नहीं। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर साथ खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो साला। आवाज सेम थी, बदल? नहीं भाई, अजीब तरीके से। कैसी आवाज मोटी? ऐसे बोल रही मुझे अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ओ यार ये तो अलग ही सीन है। और मैंने कहा भाई ये क्या कह रही है? भाई यार ये क्या बोल के चली गई? लास्ट फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ आपको? कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊँ आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी? बहुत बार। अभी ब्लॉक्ड है हर जगह से। हाँ। आपने वैसे आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूँगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं क्या नहीं, ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है नॉर्मली नहीं है? नहीं, वो सब बॉयफ्रेंड भाग गया डर हाँ के। बग गया वो तो, वो तो इंडिया ही छोड़ के चला गया कहीं। हाँ भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ। और वो मेरी लाइफ में अब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता है भाई वैसे कुछ भी हो जिसके साथ होता है उसी को पता है भाई, बताऊँ कुछ एक ऐसी ऐसी एंटिटीज होती है ना साड़ी। भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म वो- राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूं इस चीज का। ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है, चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, उससे ऊपर बेताल। भाई ये आपने पहले भी बात की थी, आपने बताया था। हाँ, तो बेताल ही सबसे ऊपर एंटिटी है, ब्रह्म राक्षस नहीं है। भाई थोड़ा ना उसकी बात करते हैं। आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी और वो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी कि आपने डिस्टिंग्विश किया था सुपर नेचुरल पावर्स और पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जीज। बहुत बंदे इस चीज को सिमिलर समझते हैं कि पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल एक ही चीज है। दोनों में फर्क बताओ भाई पहले तो। असाधारण बनाम अलौकिक, पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल, देखो पैरानॉर्मल चीजों को ना विज्ञान भी कई तरीके से प्रूव कर चुका है। जैसे कि पहले पैरानॉर्मल चीजों में ये भी आती थी कि जो ओले पड़ते हैं ना आसमान से, ये क्या है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, सुपर नेचुरल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में काउंट करते हो आप? हाँ, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल से बहुत ऊपर है। सुपर नेचुरल वो है जो एक ऐसी ताकत है जो बहुत सुप्रीम है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकती, जो गलत नहीं है। पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज है, पैरानॉर्मल इज लाइक, मैं बताता हूं, सुपर नेचुरल एक ऐसा, अब जैसे कि आप रिचुअल्स देखते हो ना, कंतारा सबने देखी होगी, वो सुपर नेचुरल है। ग्राम देवता बहुत है ऐसे। एक बनशेरा है जो आपके पहाड़ों में बहुत पूजा जाता है, हर बनों का देवता। गढ़वाल के लोग, इधर की साइड के लोग बहुत पूछते हैं बनशेरा को। सुप्रीम पावर के अंदर आता है बनशेरा, और जहां हम अभी जाने की बातें कर रहे हैं ना बार बार, वहां के लोग बहुत मानते हैं। कौन सा एरिया है वो? बनशेरा, ये पूरा आपका पहाड़ रीजन जितना भी है, बनशेरा को बहुत मानता है, बनों का राजा। इसको सिद्ध करने, अब बनशेरा क्या है, जब बनशेरा जिसके ऊपर आएगा ना, आप रिचुअल, मैंने रिचुअल देखा है, लेकिन मेरी पागलपंती ये रही कि वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। बताओ भाई उस रिचुअल के बारे में। ठीक है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। डन है, लेकिन इस आप रिचुअल को बट भाई क्या ये सुपर नेचुरल चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब ऐसे public करनी चाहिए बिल्कुल भाई, लोगों तक अलग अलग रीजन पहुंचने चाहिए। कंतारा जैसे सबके आगे आज आया, कितना बड़ा बना। भाई लोगों को विश्वास तो होगा ना कि भाई ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, मैं भी नहीं मानता था इन चीजों को,
लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी ना, एक छोटा सा पहाड़ का रिचुअल करके आप 2 जन्म पहले तक के उसके, मतलब जैसे कि आपके दादा के बारे में कोई आके आपको अगर अभी सामने बता दे तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा ना, इसको कैसे पता यार, ये 20 साल 21 साल का लौंडा, इसको कैसे पता मेरे दादा की ये चीजें? सही बात है। तो ऐसे रिचुअल्स हैं भाई। क्या हुआ था भाई, जरा आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, क्या हुआ था? अब देखो, पहले पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पैरानॉर्मल इज लाइक जैसे कि कोई चीज दिखे और गायब हो जाए, आप बोलोगे भूत है। छोटी मोटी चीजें जो मेरे साथ हमेशा होती रहती है ये पैरानॉर्मल है। सुपरनैचुरल देव, बड़े बड़ी चीजें सिद्ध करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कर्ण पिशाचनी के बारे में, उसे भी सुपर नेचुरल ही ये सुपरनैचुरल है। अब बनशेरा जिसके ऊपर आता है ना, वो बड़ा ही सिद्ध बंदा होता है पहाड़ का। बनशेरा अगर आपके साथ है ना, आपके अपोजिशन में कितने ही बंदे आ जाएं, आपको नहीं पता लगेगा वो कब में ढेर हो गए। अच्छा। हाँ, उसको बोला जाता है कि अगर आप मानोगे तो देव, ना मानो तो राक्षस। अच्छा, मतलब अगर मैं अकेला हूं और मेरे आगे 20 लौंडे हैं। हाँ, सब ढेर है अपने आप। अच्छा। तो इनको सिद्ध किया जाता है, फिर ये सिद्ध किया जाता है इनको, रिचुअल्स होते हैं। आप मनाली तो नॉर्मल गए होंगे, आपने देखा है कभी कभी छोटे छोटे बंदे अपने कंधों पे वो रख के देव को घूम रहे हैं। हाँ भाई, वो बहुत उछलती भी है वो। डोली है। वो तो वहाँ उनके ग्राम देवता ही होते हैं। ग्राम देवता होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये सब सुपरनैचुरल के अंदर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लोग, मैं वही डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में। अब जो मैंने बताया ना कि वो ये भाई कह रहे हैं काफी उछलते हैं, वो एनर्जी ना हमारी बॉडी थाम नहीं सकती है। नहीं थाम सकती। और मैं ना पहले नाटक समझता था इन सब चीजों को, लेकिन आप डिटेल्ड में देखोगे ना, बंदा ऐसे खड़ा है लेकिन वो ऐसे ऐसे हो जा रही है अपने आप। वो सच में ऐसी एनर्जी आती और है। आपने वो लाइव देखा था? मैंने लाइव देखी है चीजें भाई। बंदा कई पीढ़ी पीछे तक की बातें ऐसी बता गया कि बंदा हैरान रह गया। एक बंदा है जो कि ना भगवान को मानता है और ना इन सब चीजों को मानता है, वो बैठा हुआ है। एक बंदे के अंदर बता रहे, बनशेरा आया सामने, बैठा और बता गया कि तेरे दादा के जो बड़े भाई थे कैसे कैसे सब कुछ करा है, जमीनें। और वो भाई हाथ जोड़ के पैरों में लेट गया बंदा। ऐसी चीजें भी होती हुई देखी हैं। विश्वास ही है सब कुछ। तो पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में ये सारी चीजें हैं। और जब वो आते हैं तो आपने कुछ अलग नोटिस करा था कि बंदे में क्या चेंज आता है? बहुत जैसे भाई, जिसके अंदर बहुत मैं बता रहा हूँ ना, पहले हम जब थे ना, हमें मतलब पाला इस तरीके से गया ना कि हम कई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कई चीज़ों पे नहीं करते। कभी कभी कोई बंदे ऐसे भी हैं जिसको भगवान का मतलब भी नहीं पता, और वो जैसे मंदिर आता हाथ जोड़ लेते हैं। वो आदत बन गई है। घर वालों ने शुरू से चूतड़ा मारा, हाथ जोड़, पाप चढ़ जाएगा। वो पहले ही डर गया, पाप चढ़ जाएगा। और कई चीज़ों को आए बंदे ऐसे ऐसे करते हुए, ये ढोंग ऐसे उड़ना ऐसे। तो जो हमारे सिखाई हुई में चीज़ें वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो चुकी हैं और हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। लेकिन कंतारा जैसे मूवी आई थी, इसके बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि क्यों वो मतलब एनर्जी को मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भाई। और जो फिर मैंने देखी ये चीज़ें ना, तो मैंने देखा बंदे का भाई आंखों की पुतलियां का कलर चेंज हो गया, अलग ही बंदा बन गया। अच्छा। अभी ये रामलला के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी एक रील वायरल हो रही है ना, हाँ, उनके लिए कह रहे हैं कि जो मूर्ति बनाई है, जो मूर्ति बनाई है, वो बंदा बोल रहा है कि ये मूर्ति है ही नहीं। हाँ, वो एक्सप्रेशंस अलग हैं जो उसने बनाए थे, एक्सप्रेशन वो ही, नहीं थे। आंखें ही अलग है। हाँ, इसके बारे में भी है कि उसकी आंखों पे जो पट्टी बांधी जाती है, मूर्ति की किसी भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद जो पट्टी खोली जाती है ना, जब शीशा दिखाया जाता है तो शीशा चटक जाता है। और वो शीशा चटकना जरूरी है ताकि वो जो एनर्जी है वो शीशे के द्वारा फिर से मूर्ति के अंदर ही चली जाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।